हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रगतिवाद। और हम तैयारी कर रहे हैं अपने चैनल पर TGT PGT एस्टेट, और उसी के संदर्भ में आज हमारी क्लास नंबर 36 रहने वाली है। और सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं हिंदी साहित्य पढ़ा रही हूँ, और ये TGT PGT एस्टेट के लिए स्पेशल सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चल रही हैं। और हिंदी साहित्य की बात करूँ तो वही सिलेबस TGT PGT एस्टेट का होता है, हिंदी साहित्य का। वही HPSC के लिए है, वही नेट के लिए है। नेट का थोड़ा सा डिफरेंट भी है, कुछ यूनिट और कुछ यूनिट सेम भी है। ऑल टेट यानी कि किसी भी स्टेट का टेट हो, ये भी सेम है। और आज हमारी क्लास नंबर 36 है। अगर कोई भी कैंडिडेट आज की इस वीडियो से नया जुड़ता है और वो ये अभी तक की जो मैंने अपलोड की है 35 वीडियो ये देखना चाहता है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप चैनल पर जाएं, प्लेलिस्ट चेक करें। तो TGT PGT एस्टेट 2024 के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर आपको ये सभी वीडियोस एक ही जगह पर संग्रहित मिलेंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी भी हम अपने चैनल पर करवा रहे हैं, और उसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। तो उसकी भी क्लास नंबर 45 के आसपास हो चुकी हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और ऑल टेट नेट और HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस सेम है। तो अभी तक हमने TGT PGT एस्टेट के लिए आदिकाल पढ़ा। आप सभी को पता है कि हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है। आदिकाल हमने पूरा कर लिया, भक्तिकाल कर लिया, और इन सभी के हमने MCQs भी कर लिए हैं। उसके बाद हमने रीतिकाल कंप्लीट कर लिया, और अब हम कर रहे हैं आधुनिक काल। सभी आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल तीनों के मैंने MCQs भी डाल दिए हैं, और हम पढ़ रहे हैं आधुनिक काल। और आधुनिक काल को विकास क्रम के हिसाब से 2 भागों में बांटते हैं, क्योंकि आधुनिक काल में एक तो गद्य का विकास हुआ और दूसरा पद्य का विकास हुआ। अभी हम गद्य नहीं पढ़ रहे हैं, गद्य मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर पढ़ा रखा है। तो आप अगर मुझसे एडवांस पढ़ना चाहते हैं तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद पद्य की बात करूं तो पद्य को कितने भागों में बांटा गया है। पद्य के विकास के दृष्टिकोण से सबसे पहला युग भारतेंदु युग आता है। तो भारतेंदु युग भी मैंने पूरा पढ़ा दिया। उसके बाद हमने द्विवेदी युग पढ़ा, और द्विवेदी युग के बाद हमने छायावाद भी कंप्लीट कर लिया है। और छायावाद के बाद अगला युग आता है प्रगतिवाद। तो आज की इस वीडियो में हम वीडियो लेक्चर में हम प्रगतिवाद पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको प्रगतिवाद की समय सीमा पता होना चाहिए। जैसे कि छायावाद की मैंने समय सीमा बताई थी आपको 1918 से 1936, ठीक है। 1900 कई 1916 भी मानते हैं, तो ये उसकी समय सीमा थी। तो 1936 पर हम छायावाद का अंत समझते हैं, और वहीं से प्रगतिवाद की शुरुआत होती है। तो प्रगति जैसे कि स्वाद में प्रगति पर काफ़ी जोर दिया गया इस युग के अंतर्गत। मनुष्य की उन्नति किस प्रकार की जाए, समाज की उन्नति किस प्रकार से हो, कमजोर वर्ग को किस प्रकार से ऊपर उठाया जाए, और जो पूंजीपति वर्ग है या धनी वर्ग है उसके शोषण से किस प्रकार से इस वर्ग को बचाया जाए, इस तरीके के प्रयास रहे प्रगतिवाद के अंतर्गत। तो प्रगतिवाद की जो समय सीमा है 1936 से 1942। और प्रगतिवाद के बाद आ जाएगा प्रयोगवाद। देखो, किसी भी टॉपिक को शुरुआत करने में ही थोड़ा टाइम लगता है। प्रयोगवाद की शुरुआत 1942 से हो जाएगी, तार सप्तक से, ठीक है। तो ये हम बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद प्रगतिवाद देखना है। और प्रगतिवाद जो है वो छायावाद के तुरंत बाद आता है, तो इसे छायावादोत्तर काल भी कहते हैं। आप समझ गए होंगे। और अब शुरुआत करते हैं। जो आपको स्क्रीन पर सबसे पहले ही पंक्ति दिखाई दे रही है, यहाँ से TGT PGT एस्टेट में प्रश्न पूछा गया हुआ है। अगर आप पीछे के पेपर उठाकर देखेंगे तो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये लाइन। और इन दोनों पॉइंटों में आपको एक अंतर भी समझना है, क्योंकि काफ़ी बच्चे इस प्रश्न को गलत करके आते हैं। आपको ऑप्शन में 1935 भी मिलेगा, 34 भी मिलेगा, और 36 भी मिलेगा। बस प्रश्न को आपको ढंग से समझना है। शुरुआत करती हूँ आज के इस वीडियो लेक्चर की। लखनऊ में अप्रैल 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना और प्रथम अधिवेशन के समय से हिंदी में प्रगतिवादी आंदोलन की शुरुआत होती है। इस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद थे। तो जब आप हिंदी के स्टूडेंट हैं तो आपसे ये भारत में
भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो आपको आंसर देना है कि अप्रैल 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। फिर आपसे अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे मुंशी प्रेमचंद। यानी कि भारत में जो प्रगतिशील जो संघ है वो भारत के अलावा और भी किसी विदेश में भी इसकी स्थापना होती है, लेकिन ये हम भारत की बात कर रहे हैं। और भारत में भी इस प्रगतिशील संघ की स्थापना, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लखनऊ में की गई थी अप्रैल 1936। इसका सन भी ध्यान रखना है, इसकी जगह भी ध्यान रखनी है, और इसका अध्यक्ष कौन था ये भी ध्यान रखना है। और ये प्रथम अधिवेशन था जो लखनऊ में अप्रैल 1936 में किया गया था। ठीक है, तो ध्यान से आपको इस प्रश्न को पढ़ना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में क्या कहा है कि 1934 ईस्वी में गोर्की के नेतृत्व में रूस में सोवियत लेखक संघ। अब आपसे ये तो पूछेंगे ही क्यों, आपसे प्रगतिशील लेखक संघ पूछेंगे क्योंकि भारत में इसकी स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन 34 की तरफ आपको जाना ही नहीं है। तो 1934 में जो सोवियत लेखक संघ की स्थापना हुई वो गोर्की के नेतृत्व में हुई थी और ये विश्व का पहला लेखक संघ था। अगर आपसे विश्व का पहला लेखक संघ पूछे तो आपको 1934 में बताना है, और अगर आपसे भारत का पहला प्रगतिशील लेखक संघ पूछे तो वो आपको 1936 में बताना है। सन 1935 ईस्वी में हेनरी बारबूस की पहल पर पेरिस में E.M. फोस्टर ने प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की। अब देखो, ये हमारे भारत देश से बाहर हुआ था प्रगतिशील लेखक संघ, और इसका नाम भी प्रगतिशील लेखक संघ है और इसका नाम भी प्रगतिशील लेखक संघ है। ये 1936 में है और ये 1935 में। जब ये प्रश्न एस्टेट पीजीटी में पूछा गया तो अधिकतर स्टूडेंट ने 1935 टिक किया था, लेकिन मैं 1936 करके आई थी। तो इस बात का अंतर आपको समझते हुए चलना है कि पेरिस में जो हुआ था प्रगतिशील लेखक संघ वो 1935 में स्थापित हुआ था, और अगर भारत की पूछे तो 1936 में, और सोवियत लेखक संघ की स्थापना पूछे तो 1934 में। तीनों प्रश्नों पर आपको ध्यान देकर चलना है। उसके बाद कुछ एक पॉइंट्स हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो मुल्क राज आनंद, सज्जाद जहीर, ज्योतिष घोष, के.एम. भट्ट, हिरेन मुखर्जी, एस. सिन्हा और मोहम्मदीन तासी ने भारत की तरफ से सर्वप्रथम इंग्लैंड में जुलाई 1935 ईस्वी में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का गठन किया था। देखो, अगर भारत का नहीं, ये भी इंग्लैंड का है। इंग्लैंड में भी 1935 में हुआ था, इसलिए अधिकतर बच्चों ने गलत किया था। ये था भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ। अगर आपसे पूछे तो ये 1935 में इंग्लैंड में किया गया था। अगर आपसे प्रगतिशील लेखक संघ पूछे भारत का तो आपको बताना है 1936 में। ठीक है, सभी प्रश्नों पर मतलब अंतर आपको समझते हुए चलना है। प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद था। देखो, प्रगतिवाद का आधार क्या था? मार्क्स का द्वंद्व किस किस के बीच में? भौतिकवाद। देखो, जो आपने राजनीति के अंदर, इतिहास के अंदर आपने जो कार्ल मार्क्स पढ़ा, ठीक है, वही साहित्य के अंदर उसे प्रगतिवाद कहते हैं। जो आपने मार्क्स पढ़ा, शोषण और शोषण के विरुद्ध जो कुछ भी आपने पढ़ा, जो भेदभाव खत्म करने की बातें कार्ल मार्क्स ने की थी, तो कार्ल मार्क्स का जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत था, उसी सिद्धांत को हिंदी में प्रगतिवाद कहा जाता है। राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद या साम्यवाद है, इस साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। यहाँ पर इस बात को क्लियर किया गया है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने सुमित्रानंदन पंत करत युगवाणी को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नोट करके चलें कि डॉक्टर बच्चन ने कौन से खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य किसे माना है? तो खड़ी बोली का प्रथम काव्य सुमित्रानंदन पंत की युगवाणी को माना है, क्योंकि सुमित्रानंदन पंत की जो रचनाएं थी उनको 4 भागों में बांटा गया था, जैसे छायावादी रचना, प्रगतिवादी रचना, अंतश्चेतनावादी और नव मानवतावादी।
तो सुमित्रा नंदन पंत की एक पार्ट वहाँ पर प्रगतिवादी रचनाएं भी थी। तो प्रगतिवादी रचनाएं कौन सी थी? युगांत, युगवाणी और एक ग्राम्य जीवन। ये 3 रचनाएं थी जो प्रगतिवादी रचनाएं थी सुमित्रा नंदन पंत की। लेकिन उन तीनों में से भी डॉक्टर बच्चन ने युगवाणी को ही खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना है। और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने कालक्रम की दृष्टि से रामेश्वर करुणकृत ब्रजभाषा काव्य करुण सतसई को प्रथम प्रगतिवादी कवि माना गया। आप ये ध्यान रखें तो रख ले, नहीं तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद आते हैं प्रमुख कवि काल कर्मानुसार। अब प्रगतिवाद की अगर मैं बात करूं तो इसमें बहुत ज़्यादा कवि नहीं है, पर प्रमुख रूप से 5 या 6 ही कवि हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। बहुत छोटा सा काल है, जल्दी से हम इसे निपटा देंगे। केदारनाथ अग्रवाल सबसे पहला ही कवि आता है। इसमें कालक्रम के हिसाब से आपको अपने जब नोट्स बनाएं तो कालक्रम के हिसाब से ही उनको स्थान देना है अपने नोट्स में। तो सबसे पहले केदारनाथ का नाम आता है। केदारनाथ अग्रवाल का संक्षिप्त जीवन परिचय हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो केदारनाथ अग्रवाल का देखना है आपको। जन्म इनका 1911 में हुआ, कमासीन नामक स्थान पर बांदा में हुआ। और इनके माता पिता का नाम दे रखा है। और इनका जो प्रथम संग्रह था वो कौन सा है? युग की गंगा। ध्यान रखना, युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल का है। केदारनाथ अग्रवाल अपनी काव्य यात्रा के आरंभिक दौर में बालेंदु उपनाम से रचनाएं करते थे। अब आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि केदारनाथ अग्रवाल अपनी काव्य यात्रा जब उन्होंने शुरू की थी तो प्रारंभ में किस नाम से लिखते थे? तो बालेंदु उपनाम से रचनाएं करते थे। तब वे ब्रज भाषा में कवित सवैया छंद में लिखते थे। ध्यान से सुनना है इस प्रश्न को। तब ब्रज भाषा में कवित और सवैया छंद में लिखते थे। और जो आरंभिक रचनाएं थी, मतलब जब इन्होंने अपनी काव्य यात्रा की शुरुआत की थी तो शुरुआत में ये बालेंदु उपनाम से रचनाएं करते थे। केदारनाथ अग्रवाल ने देश विदेश के तमाम कवियों की कविताओं का अनुवाद देश विदेश की कविताएं शीर्षक से किया। अब आपसे ये प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं? आपके पेपर में दे देंगे देश विदेश की कविताएं नामक रचना किस कवि की है? तो आपको बतानी है केदारनाथ अग्रवाल। और इसमें इन्होंने क्या कर रखा है कि जो देश विदेश के कवि थे उनकी इस कविताओं का अनुवाद कर रखा है इसमें। ठीक है, अब इसे आप ट्रिक कैसे करेंगे? केदार नामक पर्वत पर चढ़कर हम देश विदेश को देख सकते हैं। इस तरीके से आप इसकी ट्रिक बना लें। ठीक है, केदारनाथ अग्रवाल की रचनाओं की काल कर्मानुसार सूची निम्नलिखित है। तो कौन कौन सी हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। केदारनाथ अग्रवाल की रचनाओं की काल कर्मानुसार सूची। अब देखो सारी रचनाएं आपको सन के साथ यहाँ पर दी गई हैं और क्रम से दी गई हैं। तो लगभग 20 के आसपास इनकी कविताएं हैं और सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये रचनाएं आप यहाँ पर लिखने के बाद किसी भी बुक से आपको जरूर पढ़नी है। केदारनाथ अग्रवाल की कौन सी है? देखो, जब भी आप कोई ट्रिक बनाएं तो सबसे पहले राइटर के नाम को ऐड करके चले। केदारनाथ पर चढ़कर हम युग की गंगा यानी कि गंगा के दर्शन कर सकते हैं, बादलों को देख सकते हैं, नींद के बादल। ठीक है, लोक और आलोक को देख सकते हैं, फूल नहीं रंग बोलते हैं। जब केदारनाथ पर चढ़कर हम गंगा को देखते हैं, बादलों को देखते हैं, तो लोक और आलोक दोनों को देखते हैं और वहाँ पर फूल नहीं रंग बोलते हैं। आग का आईना, आप वहाँ से निकलते हुए सूर्य को देखते हैं ना, तो ऐसे ऐसे दिमाग में रख ले। आग का आईना, गुल मेहंदी, पंख और पतवार, बम्बई का रक्त स्नान और हे मेरी तुम और मार प्यार की थापें। इसके बाद ये थोड़ी सी कम इम्पोर्टेंट है, बाकी सारी इम्पोर्टेंट हैं। कहे केदार खरी खरी, ये भी इम्पोर्टेंट है। अपूर्वा, ये रचना इनकी इम्पोर्टेंट है। जमुन जल तुम, बोले बोल अबोल, जो शिलाएं तोड़ते हैं, आत्मगंध, अनहारी हरियाली, खुली आंखें, खुले डैने, पुष्पदीप। और उसके बाद है बसंत में हुई प्रसन्न पृथ्वी 1996। देखो ये लास्ट की है। शुरुआत कहाँ से होती है इनकी रचनाओं की? काफ़ी सारी इनकी रचनाएं हैं। 1947 से शुरुआत होती है। जो युग की गंगा है ये इनकी पहली रचना है। युग की गंगा
नींद के बादल, लोक और आलोक, फूल नई रंग बोलते हैं, आग का आईना, गुल मेहंदी, पंख और पतवार। मैंने बस यहीं तक ट्रिक से याद कर रखी थी। उसके बाद अपूर्वा और थोड़ा बहुत ऐसे ध्यान रख रखा था कि हाँ, बम्बई का रक्त स्नान ये भी इन्हीं की है। तो यहाँ तक तो मैंने बिल्कुल ट्रिक से कर रखी थी। तो आप भी इन्हें इसी प्रकार से कर लें, एक दो बार लिखें, एक दो बार पढ़कर देखें, सारी रचनाएं आपको बिल्कुल याद हो जाएंगी। तो रचनाएं तो आपको याद करनी ही करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे और अभी थोड़ा सा लेट हो गया है वीडियो रिकॉर्ड करने में। तो कल मैं इसको प्रगतिवाद को कल बिल्कुल कंप्लीट करवा दूंगी। आज मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, तो प्रगतिवाद कल बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको, बिल्कुल लिख लें इन्हें और 2-3 बार आप अपनी खुद की ट्रिक बनाई, क्योंकि खुद की ट्रिक को कभी भी भूलते नहीं हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही था। हमने प्रगतिवाद की जो प्रस्तावना है वो बिल्कुल पढ़ ली है और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसे कंप्लीट कर देंगे। पार्ट 1 के नाम से आपको ये वीडियो मिल जाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी।